हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल बाइट बिट्स के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। सो इस वीडियो में हम UP के बेसिक कांसेप्ट्स और जितने भी इसके मेन कांसेप्ट है सारे के सारे कवर करने वाले हैं और आपको ये पता चलेगा कि हम UPS के अंदर बेसिकली क्या काम करते हैं। यानी जिससे पहले हम लोगों ने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पढ़ी थी उसमें और UPS में क्या डिफरेंस है। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम UPS के 6 मेन कांसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासेस, देन ऑब्जेक्ट्स, उसके अलावा हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस, देन पॉलीमॉर्फिज्म, उसके अलावा हम पढ़ेंगे इंकैप्सुलेशन और लास्ट में पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन। और इन 6 कांसेप्ट्स को समझने के बाद हम इसके बेसिक कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे और कुछ कोडिंग प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ताकि आपको इन 6 की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इन 6 के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और इन 6 मेन कांसेप्ट्स के अंदर मेन डिफरेंस हमारे पास क्या आता है। और इसके अलावा अगर आप C++ के अंदर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएगी। सो बिना किसी तरह के लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ लर्निंग। सो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो दो टर्म्स हैं ऊप और ऊप्स, इनमें डिफरेंस क्या है और हमें कौन सी टर्म जो है यूज करनी चाहिए। ऊप स्टैंड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए और ऊप स्टैंड करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के लिए। दोनों जो कीवर्ड्स हैं ऊप या फिर ऊप्स, ये दोनों सेम है। आप जो चाहें यूज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरली हम जो है फर्स्ट वन यूज करते हैं ऊप, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम ज्यादा यूज होता था, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं ऊप को ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इसको कुछ भी करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी पहले जो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी थी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, इसमें और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन डिफरेंस क्या है। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों बनाई थी। प्रोसीजर जो प्रोग्रामिंग थी हमारे पास स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस थे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई भी आपने प्रोग्राम लिखना है, तो आप उससे क्या करते थे, स्टेप बाय स्टेप कोड लिखते थे फंक्शंस के अंदर। लेकिन उससे क्या होता था, अगर आपके पास छोटे मोटे कोड है तो ये चल जाता था, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है या बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क आपके पास आ रहे हैं, तो आप उसके लिए कोड इतना अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वो कोड बहुत ज्यादा मेसी हो जाएगा और बहुत ज्यादा कोड लिखेंगे। और उसके अलावा अगर कोई और प्रोग्रामर या कोई और टेस्टर जो है वो आपका कोड देखना चाहता है, तो उसको ये समझ में इतनी आसानी से नहीं आता। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसको हम लोगों ने रियल लाइफ के अकॉर्डिंगली डिजाइन किया है। इससे क्या फायदा होता है कि कोई भी जो बंदा है वो कोड को इजीली देख के समझ सकता है कि इस कोड में या इस प्रोग्राम में आपने किया क्या, और उसमें कोई अगर इश्यू आ रहा है तो उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वी ग्रुप डेटा एंड एक्शंस टुगेदर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा और एक्शंस को एक साथ लेते हैं। अब एग्जांपल ले ले एक स्टूडेंट की, एज अ कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोग्राम में हम एक स्टूडेंट को किस तरह से यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट का कुछ ना कुछ डेटा होता है। डेटा मतलब उस स्टूडेंट का कोई नाम होगा, कोई इसका सेमस आईडी होगा, क्लास होगा, उसका कोई एड्रेस होगा, ये सारे सारे क्या है, स्टूडेंट का डेटा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ एक्शंस भी परफॉर्म करते होंगे, जैसे वो पढ़ सकते हैं, वो किसी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं, वो कार ड्राइव कर सकता है, नहीं कर सकता। इस तरह की मल्टीपल चीजें हम जो है उस स्टूडेंट के एक्शंस में लिख सकते हैं। अब ऊप्स के अंदर क्या करते हैं, हम उस स्टूडेंट के डेटा को और उसके एक्शंस को एक साथ ग्रुप करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि हमारा पास जितना भी हमारा कोड है वो एक ही जगह पे रहता है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर हम सारा का सारा डेटा जो है लिखते हैं। इसके अलावा जो हम लोग प्रोसीजर प्रोग्रामिंग यूज करते थे उसमें हमारे पास हर चीज जो है अलग अलग होती थी, यानी हमारी चीजें एक साथ कंबाइंड नहीं होती थी, हर चीज जो है स्कैटर होती थी, हमें उसको बार बार ढूंढना पड़ता था अलग अलग जगहों पर। सो व्यूअर्स, अब एक एग्जांपल लेते हैं प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की और एक एग्जांपल लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, और इन दोनों कंसेप्ट हम क्या करेंगे, एक कार को डिजाइन करेंगे, हम कार किस तरह से इसमें बना सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं प्रोसीजर प्रोग्रामिंग की। हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होंगे और कुछ फंक्शंस होंगे। वेरिएबल्स हैं जैसे कार कलर, कार स्पीड, कार मॉडल, और कुछ हमारे पास जो फंक्शंस है वो ये होंगे स्टार्ट कार, अप्लाई ब्रेक्स एंड ब्लो हॉर्न। अब यहाँ पे देखिए हमने कुछ वेरिएबल्स बना लिए और कुछ जो है फंक्शंस बना ली। अब देखते हैं यहाँ पे सारा डेटा क्या है, स्कैटर्ड है, मतलब सारा डेटा जो है प्रोग्राम के अंदर ऐसे ही पड़ा होगा, इसको किस तरह से हम एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते, सारा डेटा जो है एक प्रोग्राम के अंदर से पड़ा होगा। नेक्स्ट है फंक्शंस आर नॉट कनेक्टेड। ये फंक्शन सारे सेपरेट है। स्टार्ट कार एक डिफरेंट फंक्शन है, अप्लाई ब्रेक एक डिफरेंट फंक्शन है, ये आपस में लिंक नहीं है या कनेक्टेड नहीं है। एवरीथिंग जस्ट फ्लोट्स इन प्रोग्राम। हर चीज अब क्या होगा आपके प्रोग्राम के अंदर जस्ट फ्लोट करेगी, वो एक साथ कंबाइन नहीं होगी। तो यहाँ से आपको कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं, सिंपल सा आप क्लास को समझ लें। हम क्या करेंगे, सब कुछ एक साथ बना लेंगे। हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं जैसे कलर, स्पीड, मॉडल। ये वेरिएबल्स किसके हैं, ये कार क्लास के हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फंक्शंस होंगे स्टार्ट, ब्रेक, हॉर्न, ये किसके हैं, ये भी कार के। अब यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ा था कार मॉडल, स्टार्ट कार, अप्लाई ब्रेक, ब्लो हॉर्न, हर जगह पे अक्सर कार आ रहा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने कार एक बार लिखा है क्लास के नाम पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे डेटा उसके अंदर जो है कंबाइन करके लिख देंगे। ये हम क्या करें, सब कुछ एक साथ लिख रहे हैं। अब इशू क्या है, यहाँ पे भी ये सेम काम करेगा, यहाँ पे भी ये सेम काम करेगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोड हम हमेशा एक चीज के लिए नहीं लिखते। अब जो मैंने कहा था रीयूज कर सकते हैं कोड को, बार बार उसको जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इस कोड को हम एक ही बार यूटिलाइज कर सकते हैं सिर्फ एक कार के लिए। लेकिन अगर मुझे 3 कार्स चाहिए, ठीक है,
मुझे एक जो है रेड कार चाहिए, ठीक है, और एक मुझे चाहिए ब्लू कार, और एक चाहिए ग्रीन कार ले लेते हैं। मुझे 3 कार बनानी है, मैंने सिंपल इसके नाम लिख दिया, कार के डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं यहाँ पे। अब रेड कार मुझे बनानी है, तो मैं इसको क्या करूंगा, एक ही बार यूज कर सकता हूँ ना, मुझे 3 कार्स बनानी है, तो मुझे 3 सेपरेट कोड्स लिखने पड़ेंगे। रेड कार के लिए अलग कोड, ब्लू कार के लिए अलग कोड, ग्रीन कार के लिए अलग कोड। अब आप सिंपल कह रहे हैं सर इसको कॉपी करके दोबारा से पेस्ट कर देंगे तो सेम काम हो जाएगा, नहीं होगा। ये हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स है और ये सारा का सारा काम हमने एक प्रोग्राम के अंदर करना है। तो अगर मैं यही जो वेरिएबल इसको दोबारा डिक्लेयर करता हूँ तो मेरे पास ये एरर देगा, क्योंकि ये सेम नाम के 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल रेड कार कलर और रेड कार स्पीड, ये हो गया। फिर तो हमें दोबारा से क्या करना होगा, फिर सेम वेरिएबल्स और सेम फंक्शंस ब्लू के लिए बनाने पड़ेंगे, फिर सेम वेरिएबल्स और फंक्शंस ग्रीन के लिए बनाने पड़ेंगे। तो आपका कोड कितना ज्यादा लंबा हो जाएगा। हालांकि बहुत छोटा सा कोड है, बहुत छोटा सा काम है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और उसको मेंटेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। इसके बजाय हम यहाँ पे क्या करते हैं, कार हमने एक बार बना लिया, ठीक है, कार का सब कुछ बन गया, तो मैं क्या करूंगा, इसके 3 ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा। क्लास के हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, आप क्लास क्या है ऑब्जेक्ट क्या है उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी, आप सिंपल समझ लें हमने एक बार कोड लिख लिया, ठीक है, उस कोड को मैं हजारों बार यूटिलाइज कर सकता हूँ। मुझे दोबारा से एक कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ना मुझे बार बार जो है कलर लिखना पड़ेगा, ना स्पीड लिखनी पड़ेगी, ना मॉडल लिखना पड़ेगा। एक बार क्लास के अंदर इसको लिख दिया, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। एग्जांपल के लिए रेड कार का अलग ऑब्जेक्ट बनेगा मेरे पास, एक ग्रीन कार का बनेगा और एक जो है ब्लू कार का बनेगा। अब मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बना लिए। हर ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग जो है वैल्यूज में स्टोर कर सकता हूँ। एक ही बार कोड लिखा, उसके 3 ऑब्जेक्ट बने और हर ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अलग अलग वैल्यूज लिख सकता हूँ। यानी हर एक कार का जो स्पीड है वो डिफरेंट होगा, मॉडल डिफरेंट होगा, कलर डिफरेंट होगा, वो सब कुछ मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। इससे होगा क्या, एक्चुअली में मेरा जो कोड है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। अब जब कोड छोटा होगा तो एग्जीक्यूट भी जल्दी से होगा और उसके अंदर जो है इश्यूज भी उतने ही कम आएंगे और उतना कम टाइम लगेगा उसको एग्जीक्यूट होने में। सो व्यूअर्स, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। फर्स्ट 1960s में 2 कंप्यूटर साइंटिस्ट थे नॉर्वे से, ओले योहान डाल और क्रिस्टन नाइगार्ड। इन दोनों ने जो है एक लैंग्वेज बनाई थी सिमुला के नाम से। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और इसमें जो है बेसिक आइडिया क्लासेस और ऑब्जेक्ट का जो बेसिक आइडिया था वो यहाँ से आया था। नेक्स्ट 1970s में स्मार्टटॉक एक लैंग्वेज बनी थी जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी क्योंकि ये काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली थी और इसमें जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कांसेप्ट्स है वो काफी अच्छे से काम कर रहे थे। इसके बाद 1980 में बजारने सॉल्स्ट्रॉप ने सी लैंग्वेज के अंदर एक फीचर ऐड किया था, उप का फीचर। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, सी प्लस प्लस को बना लिया था। सी जो लैंग्वेज थी वो डेनिस रेचे ने बनाई थी 1969 के अंदर और सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज थी वो बजारने सॉल्स्ट्रॉप ने बनाई थी जब सी लैंग्वेज के अंदर उन्होंने उप का फीचर ऐड किया था 1980 में। इसके बाद बाकी जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस थी ऑलमोस्ट सब ने उप का कंसेप्ट जो है अडॉप्ट कर लिया था, जैसे सी शार्प हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, इन सब ने उप के कंसेप्ट को अडॉप्ट कर लिया था। सो व्यूअर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास 3 मेन काम होते हैं जो हम करते हैं। पहले हमने जो कोड लिखना होता है उस कोड को एज अ क्लास लिखते हैं, फिर उसी क्लास के जो है ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, फिर उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं और उस डेटा से जो है एक्शंस परफॉर्म कराते हैं एक ही साथ। यानी जो हमने डेटा स्टोर किया है उसी डेटा को यूज करते हैं हम मल्टीपल एक्शंस को जो है उस प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म कराते हैं। सो व्यूअर्स, आई होप आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। सो व्यूअर्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि सबसे पहले यही बने थे और यही उसके मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स आती है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। पहले इनकी डिफिनेशंस देख लेते हैं, फिर इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं ताकि आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं क्लास होती क्या। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। क्लास को आप एक ब्लूप्रिंट समझ लें, एक टेम्पलेट समझ लें दैट डिफाइंस प्रॉपर्टीज, डेटा जिसको हम लोग वेरिएबल्स में भी स्टोर कर सकते हैं, एंड एक्शंस यानी कि फंक्शंस ऑफ समथिंग बट इट इज नॉट अ रियल थिंग। क्लास एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होती, यानी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, बस ये एक तरह का आप समझ ले कंसेप्ट होता है या एक तरह का डिजाइन होता है या ब्लूप्रिंट होता है या फिर टेम्पलेट होता है जिसके ऊपर जो है हम कुछ चीजें अप्लाई करके बनाते हैं। अब वो चीजें क्या है, उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट इज अ रियल इंस्टेंस यानी कि कॉपी और एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास। आपने एक क्लास बना लिया तो उस क्लास से जो आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वो उसका रियल इंस्टेंस यानी कॉपी या एग्जांपल भी होता है। एग्जांपल ले लें, सबसे पहले जब फैक्ट्री के अंदर एक कार बनती है तो कार वो स्टार्टिंग से ही बनाना नहीं स्टार्ट करते, वो पहले उसको क्या करते हैं, डिजाइन बनाते हैं। तो उस डिजाइन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। अब वो जो डिजाइन है वो डिजाइन खुद तो एक कार नहीं है ना, उसको तो हम रियल वर्ल्ड में नहीं कह सकते, ना हम उसको देख सकते हैं, मतलब वो चीज रियल में अप्लाई नहीं होती, वो एक तरह का सिर्फ डिजाइन या टेम्पलेट है या इसको हम समझ लें यहाँ पे
ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट वो रियल वर्ल्ड चीज है जो उस डिजाइन को देख के बनती है। अब कार का एक डिजाइन बन गया कि हमने किस तरह से कार बनानी है, उसकी स्पीड कितनी होगी, उसका इंजन कितना होगा, उसका कलर क्या होगा और किस तरह से हमने उसकी शेप डिजाइन करनी है। उसके बाद जो उस डिजाइन की बेस पे कोई कार बनेगी, उस कार को हम कहेंगे कि वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो यहां तक व्यूअर्स आपको ये समझ आ गया होगा कि एक्चुअली में एक क्लास कोडिंग के अंदर क्या होती है और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट की। अब नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज में, एकेडमीज में, कॉलेज में क्या होता है, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया होता है जिसमें लिखा होता है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज और स्टूडेंट का एड्रेस, कौन सी क्लास में है, उसका फोन नंबर क्या है। ये एक बेसिक टेम्पलेट बना होता है। तो उस बेसिक टेम्पलेट को हम लोग क्लास कह सकते हैं। अब वो कोई स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन तो नहीं है ना, वो जस्ट एक बेसिक टेम्पलेट है, एक बेसिक डिजाइन है जिसके ऊपर जो है स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब एग्जांपल ले ले, एक लड़का आ गया अली नाम का, तो उसका नेम क्या हो जाएगा, अली हो जाएगा। एज उसकी फॉर एग्जांपल 18 है, एड्रेस वो कहीं पे रहता होगा, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद सिटी ले लेते हैं। उसके बाद उसका कोई फोन नंबर होगा। अब जो रियल उसका डेटा अप्लाई होता है इसके ऊपर, अब वो जो अली नाम का लड़का है वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो बेसिक टेम्पलेट जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो उसकी क्या हो जाएगी, क्लास हो जाएगी। अब बेसिकली C++ के अंदर या कोडिंग के अंदर ऊप्स का जो कंसेप्ट आया था, उसका मेन पर्पस ये था कि हम कोड एक बार लिखें, उसको बार बार जो है रीयूज करें, हमें बार बार लंबे लंबे कोड लिखने की जरूरत ना पड़े, जिससे कोड काफी ज्यादा लंबा हो सकता है और उसके एग्जीक्यूशन में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो क्लास में हम एक बार जितना भी हमें कंटेंट ड्रॉ करना है वो एक बार क्लास में लिख देते हैं, फिर जितना हमें उसके ऑब्जेक्ट्स बनाने उसी क्लास से हम जो है बार बार ऑब्जेक्ट्स बनाते रहते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल और ले लें। अब कार जो है, कार का जो एक बार डिजाइन बन गया, डिजाइन तो हम एक ही बार बनाते हैं ना, डिजाइन उस कार का तो बार बार नहीं बनता कि हमें अगर 10 गाड़ियां बनानी है फॉर एग्जांपल सेम गाड़ियां, तो उनके लिए हम 10 डिफरेंट डिजाइन बनाए, नहीं, हमें एक ही डिजाइन बनाना होता है और उस डिजाइन की बेस पे हम क्या करते हैं, बार बार कार्स को मैन्युफैक्चर कराते हैं। अब वो जो एक बार डिजाइन बन गया वो समझ लो उसकी क्लास होगी, जितने हम बार बार उसको ऑब्जेक्ट्स बनाते रहते हैं वो जो है उसके ऑब्जेक्ट्स या रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स या रियल वर्ल्ड कॉपीज हो जाएंगी। अब यहां से आपको ये समझ आना चाहिए, क्लास जो है एक रियल थिंग नहीं है, एक रियल वर्ल्ड थिंग नहीं है। ऑब्जेक्ट हमारे पास एक रियल वर्ल्ड इंस्टेंस या रियल वर्ल्ड थिंग है। अब इसको कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि आप कोडिंग के अंदर यानी C++ के अंदर इसको किस तरह से लिख सकते हैं, क्लास किस तरह से बना सकते हैं, उसके अलावा ऑब्जेक्ट किस तरह बना सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के जो, जैसे मैंने कहा था स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस वगैरह, उसमें इंफॉर्मेशन कैसे लिख सकते हैं, उसको बार बार रिकॉल कैसे कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस को बेहतर समझने के लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल ले ली है कार की। अब कार की सिंपल मैंने पहले क्लास बनाई है, फिर उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए, और उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं या किस तरह से गेट कर सकते हैं आपस, वो हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट, C++ के अंदर अगर आपको क्लास बनानी है तो उसके लिए आपको क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। जब भी आप कोई नई क्लास बनाएंगे आपको ये वाला कीवर्ड लाजमी से लगाना है। आपने सिंपल लिखना है क्लास, क्लास के सामने आपने जो आप क्लास बना रहे हैं, जिस चीज के लिए बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं तो स्टूडेंट लिखेंगे, कार के लिए बना रहे हैं तो फिर यहाँ पे कार लिखेंगे। क्लास लिख लिया, कार लिख लिया, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी और यहां से लेकर यहां तक ये कार क्लास की जो है बॉडी हो जाएगी। इसके अंदर आपने वो सारा कुछ लिखना है जो आप एक डिजाइन या एक टेम्पलेट में लिखना चाहते हैं। अब यहां से देखते हैं, फर्स्ट हमारे पास आता है कीवर्ड। एक कीवर्ड आता है। अब वो कीवर्ड क्या होता है, इसको हम कहते हैं एक्सेस लेवल आइडेंटिफायर, यानी आप किस को एक्सेस देना चाहते हैं कि इस क्लास को ऐड कर ले। आप सिंपल एग्जांपल ले ले, आपने एक डिजाइन बना लिया कार का, ठीक है। अब वो डिजाइन आप किसको देना चाहते हैं, आप उसको एक फैक्ट्री के अंदर रखना चाहते हैं या आपकी मल्टीपल फैक्ट्रीज है उन सब में आपको सेम डिजाइन जो है अप्लाई करना चाहते हैं, आप किसी और फैक्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करके उसको भी देना चाहते हैं, या सिर्फ अपने पास रखना चाहते हैं, तो वो यहाँ से ये स्पेसिफाई होगा। अब एग्जांपल ले लिया, मैंने लिखा है पब्लिक। पब्लिक कीवर्ड का मतलब होता है कि कोई भी बंदा आपका डिजाइन देख सकता है। आपने अपने डिजाइन जो है पोस्ट कर दी है पब्लिकली और कोई बंदा उस डिजाइन को देख के कार जो है अपने मैन्युफैक्चर कर सकता है। पब्लिक का यहाँ पे ये मतलब होता है, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे पब्लिक लिखा तो जितने भी उस एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर जितने भी क्लासेस होंगी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो सब के सब इसको एक्सेस कर सकते हैं आपके इस क्लास के डिजाइन को, ठीक है। हमारे पास टोटल 3 कीवर्ड्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। प्राइवेट का मतलब होता है कि कोई भी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, सिंपल इस क्लास के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है प्रोटेक्टेड, वो पब्लिक की तरह ही काम करता है, सॉरी प्राइवेट की तरह ही काम करता है, लेकिन उसमें एक काम है कि उसको जो इनहेरिटेड क्लासेस है जो इसी पेरेंट क्लास को यूज कर रही होती है वो उसको एक्सेस कर सकती है। अब इसको मैं दोबारा वीडियो में सही समझाऊंगा जब हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना ही समझ लें। नेक्स्ट मैंने जो कहा था, हमारे पास क्लास के अंदर 2 चीजें होती है, प्रॉपर्टी भी होती है, एक्शन भी होती है। प्रॉपर्टी को मैंने कहा था डेटा होता है और एक्शंस क्या होते हैं, हमारे पास फंक्शंस होते हैं। तो मैंने यहाँ पे उस कार की कोई फंक्शन लिखी, फंक्शन क्या हो गया, सॉरी कोई प्रॉपर्टी लिखी है, वो क्या होती है, स्ट्रिंग कलर। मैंने लिखा कि जो हमारी कार का कलर होगा वो आपने यहाँ पे देना है। अब आप जब भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसको आप जो कलर देना चाहें आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया। अगर मैं लिखता स्ट्रिंग कलर इज इक्वल टू रेड तो ये रेड हो जाता, फिर आपको इसको जो बार बार इनहेरिट करते या इसको यूज करते तो आपने उस आपके हर कार का कलर जो है रेड होता, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया।
ठीक है। नेक्स्ट मैंने कहा कि यहाँ पे एक फंक्शन बना है। अब ये वेरिएबल्स और फंक्शंस पहले हम क्या करते थे, सिंपल कोड के अंदर लिखते थे, हमें ये क्लास वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी हम क्या करें, इनको क्लास के अंदर लिख रहे हैं, बाकी कंसेप्ट जो है सारा सेम। वॉइड हमारे पास नो रिटर्न के लिए होता है, जब हमें फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता तब हम वॉइड जो है यूज करते हैं। ड्राइव हमारे पास फंक्शन का नाम हो गया, और मैंने इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखी है, सी आउट कार इज ड्राइविंग। जब भी आप इसको कॉल करेंगे आपके सामने एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी कि कार आप ड्राइव कर रहे हैं। तो ये आपके पास सिंपल हो गया कि आपने क्लास किस तरह से बनानी है, एक सिंपल एग्जांपल हो गया। अब इसका ऑब्जेक्ट किस तरह से बना सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फर्स्ट आपने क्या करना होगा, आपने उसी क्लास का नाम लिखना होगा जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, कार है, तो मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अगर आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर, कार होगी, स्टूडेंट हो गया या कोई भी होगी, तो आप उसी का नाम लिखेंगे। अगर कार का बनाना है तो यहाँ पे कार लिखना है, स्टूडेंट लिखना है तो स्टूडेंट लिखना है। अभी हमारे पास उसी क्लास का नाम हो गया जो मैंने यहाँ पे इससे पहले क्लास बनाई। अब ये आपके पास ऑब्जेक्ट का नाम होता है, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, इस पे कोई भी वो नहीं कि आपने लिखना क्या है, लेकिन बेटर अप्रोच ये कि आप उसी क्लास से रिलेटेड कोई नाम लिख दें। अब मैंने यहाँ पे लिखा है माई कार, तो मैं अपने लिए कोई कार डिजाइन कर रहा हूँ, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया। अब उसकी जगह ब्लू कार, ग्रीन कार, मर्सिडीज कार, बेंज कार, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। लेकिन जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपने पहले लिखना है क्लास का नाम, फिर खुद से कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख लेना है जो आपकी मर्जी है, उसके बाद जो है टर्मिनेटर लाजमी लगाना है, जिसको सेमीकोलन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो है बन गया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इतना सिंपल सा काम था। क्लास बनाने के बाद आपने सिंपल क्लास का नाम लिखना है और खुद से कोई एक वेरिएबल या कोई ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे दे देना है, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मेन काम स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने यहाँ पे जो स्ट्रिंग बनाई थी एक कलर के नाम से, इसको मैंने वैल्यू किस तरह से असाइन करनी है। तो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई कार के नाम से, एग्जांपल ले ले, माई कार डॉट कलर। जब भी आप ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास के किसी भी एक चीज को एक्सेस करना चाहेंगे तो आपने यहाँ पे डॉट लाजमी लगाना है। अब मुझे ये जो कलर नाम का वेरिएबल था इसको एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, माई कार जो मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, उसके साथ डॉट लगा दूंगा। डॉट आपने लाजमी लगाना है, डॉट कलर, तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ रेड। इसको मैंने लिखा कि क्या है हमारे, इसको क्या करें, सेट वैल्यू करें, इसको हम एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। माई कार डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। अब जो मैंने कार बनानी है उसका कलर मैंने क्या सेट कर दिया, रेड सेट कर दिया इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सी आउट माई कार डॉट कलर। अब मैं यहाँ से वैल्यू वापस से प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। जब मैं ये वाली स्टेटमेंट लिखूंगा तो मेरे सामने रेड जो है वो प्रिंट होके आ जाएगा। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारे पास एक फंक्शन है उस फंक्शन को कॉल करने की ट्राई करेंगे। तो फंक्शन किस तरह से कॉल करना है, सिंपल ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है डॉट ड्राइव। लेकिन अगर फंक्शन है तो आपने साथ में ये वाले ब्रैकेट्स लाजमी लगाना है, जिसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक वेरिएबल को एक्सेस करें तो आपको ब्रैकेट्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। माई कार डॉट ड्राइव जब मैं ये करूंगा तो मेरे पास फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है ये प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन आता है कि सर हमने एक क्लास भी बनानी है, एक ऑब्जेक्ट भी उसका बना लिया और उस ऑब्जेक्ट को हमने कुछ वैल्यूज भी प्रोवाइड कर दिए, लेकिन अगर आप तो कह रहे थे कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, कार डॉट माई कार बनाया, ठीक है। अब मैं इसी कार क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कार के नाम से, ठीक है। अब मैंने इसी कार का एक और ऑब्जेक्ट बना लिया ग्रीन कार। सेम मैं क्या करता हूं, उसी वेरिएबल को माई कार डॉट, सॉरी मेरे पास यहां पे माई कार नहीं है, ग्रीन कार डॉट कलर, ठीक है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये जो हमारे पास वेरिएबल है उसको एक्सेस करूंगा, माई ग्रीन कार डॉट कलर। अब कलर में फिलहाल कोई भी वैल्यू नहीं, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करेगा। मुझे इसको वैल्यू देनी है तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा इज इक्वल टू ग्रीन। इतना लिखने के बाद अब जो मेरे पास ये वाला वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी ग्रीन की। लेकिन आप तो कह रहे कि सर इस टाइम में हमने सारा का सारा कोड लिखा हुआ, तो अब इस कलर नाम के वेरिएबल में हमारे पास ग्रीन वैल्यू आएगी या फिर ये जो है रेड वैल्यू आएगी। तो इसका सिंपल आंसर है कि उसके अंदर दोनों वैल्यूज पढ़ी। किस तरह से पढ़ी है, अगर आप ये इस वाले ऑब्जेक्ट को यूज करके कॉल करते हैं तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, रेड प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप ये वाला ऑब्जेक्ट यूज करते हैं ग्रीन कार वाला और उसको प्रिंट करते हैं तो आपके सामने क्या प्रिंट होगा, ग्रीन प्रिंट हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक मेन रीजन है कि हम क्लास को क्यों यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर हम बार बार मल्टीपल कार्स के लिए अगर कोड लिखते तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाता। हमने एक बार कोड लिख लिया, उस कोड को हम जिस तरह से चाहे अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसी टाइम पे मैं एक ऑब्जेक्ट के लिए जो है कलर रेड रख रहा हूँ, अगले के लिए मैं ग्रीन रख रहा हूँ, अगले के लिए मैं ब्लू भी रख सकता हूँ। जितने मैं चाहूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना के उनके कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। अब सेम आपके पास इस टाइम पे ये जो हमारे पास एक क्लास है कार, इसके हमने दो ऑब्जेक्ट्स बना के आपको दिखा दिए। एक मैंने बनाया है माई कार के नाम से, एक मैंने बनाया है ग्रीन कार के नाम से। आप जितने चाहें इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने पे कोई लिमिट आपके पास नहीं है, जितने आप चाहें मल्टीपल अपने नीड के हिसाब से इसके ऑब्जेक्ट्स
बना सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये था हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट कि क्लासेस एक्चुअली में होती क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और उनको हम किस तरह से रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं और उनको कोड में किस तरह से यूज कर सकते हैं। ये आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल था कि क्लास क्या है और उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हैं, उसको वैल्यूज कैसे दे सकते हैं। हमारे पास दो चीजें हैं, सेट वैल्यू एंड गेट वैल्यू, सेटर फंक्शंस एंड गेटर्स। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सिंपल आपने यहाँ तक ये समझ लिया। इसके बाद जो बाकी कंसेप्ट्स है जैसे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन वगैरह, उनमें हम इनको और अच्छे से समझेंगे कि हम एक क्लास के अंदर क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या हमारी लिमिट्स है, हम वो काम इसमें नहीं कर सकते। सो व्यूअर्स, इनहेरिटेंस को पहले एक सिंपल सी एनालॉजी के थ्रू समझते हैं। आपने रियल वर्ल्ड में देखा होगा आम लाइफ में कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो पेरेंट्स से कुछ चीज़ें जो है इनहेरिट करते हैं, कुछ ट्रेट्स इनहेरिट करते हैं जिनमें आई कलर हो सकता है, हेयर टाइप हो सकता है, उसके अलावा हाइट हो सकती है। इस तरह की मल्टीपल ट्रेट जो है वो पेरेंट्स से इनहेरिट करके उनके पास आती है। तो सेम यही वाला कंसेप्ट जो है हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर आता है, जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिकली होता क्या है? Inheritance is a feature of OOP that allows one class to use the data and functions of another class. ये बेसिकली हमारे पास एक फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसमें एक क्लास जो है दूसरी क्लास के डेटा और फंक्शंस को एक्सेस कर सकती है। यानी अगर एक क्लास के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कोई फंक्शन डिक्लेयर किया है, तो उस डेटा और उस फंक्शन को आप जो है किसी दूसरे क्लास में भी यूज कर सकते हैं। अब पहले हमने क्या कहा था कि हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसका मेन पर्पस है कि कोड को छोटा से छोटा रखना। तो यहाँ पे अगर हम एक क्लास के अंदर कुछ चीज़ें डिक्लेयर कर रहे हैं और वही चीज़ें जो हम दूसरी क्लास के अंदर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, तो इससे कोड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा और उसकी फंक्शनलिटी पहले से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इन शॉर्ट ये जो मैंने पूरी बात की, इसका सबसे सिंपल एक लाइन में ये होता है कि पेरेंट को हम लोग कहते हैं बेस क्लास, चाइल्ड को हम कहते हैं डिराइव्ड क्लास। ये इनके दूसरे नाम है, ठीक है। पेरेंट क्लास के लिए हम लोग बेस क्लास सिंपली यूज करते हैं और चाइल्ड के लिए हम लोग डिराइव्ड क्लास यूज करते हैं। अब जो बात मैंने कहा था एक लाइन के अंदर हम समझ सकते हैं, वो ये है कि चाइल्ड गेट्स एवरीथिंग फ्रॉम पेरेंट। पेरेंट के अंदर जो भी चीजें होंगी वो चाइल्ड को मिल जाएंगी, सिवाय जब हम पेरेंट को प्राइवेट करेंगे तब इनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पेरेंट क्लास जो है वो प्राइवेट के अलावा प्रोटेक्टेड है या फिर पब्लिक है, तो सेम इसको जितने भी प्रॉपर्टीज पेरेंट्स के अंदर है वो सारी प्रॉपर्टीज जो है चाइल्ड वहां से इनहेरिट कर सकता है, यानी उनको यूज कर सकता है। सो व्यूअर्स, इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को आगे बढ़ाने से पहले हमें एक टर्म एक्सेस स्पेसिफायर्स या एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दे टेल्स अस हु कैन यूज द डेटा और फंक्शंस इनसाइड द क्लास। सिंपली यहाँ पे लिखा है कि ये हमें ये बताता है कि क्लास के अंदर का जो डेटा है और उसके फंक्शन है उसको बाहर से या अंदर से कौन एक्सेस कर सकता है। सिंपल सी एग्जांपल ले ले, आपने कोई एक डिजाइन बनाया, ठीक है। अब जिसकी एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूँ लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास एक डिजाइन है कार बनाने का, आपके पास मल्टीपल फैक्ट्रीज है और आप जो है वो डिजाइन शेयर करना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप वो डिजाइन आप किसको देना चाहते हैं? आप वो अपनी फैक्ट्री के अंदर रखना चाहते हैं, आप जो है अपनी बाकी फैक्ट्रीज में वो डिजाइन पहुंचाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो डिजाइन जो है बाकी कंपनीज को भी पहुंच जाए, उसको पब्लिकली शेयर करना चाहते हैं। तो ये आपकी मर्जी होती है। सेम यहाँ पे जो आपने कोड लिखा हुआ है वो कोड आप किस किस क्लास के साथ शेयर करना चाहते हैं और कहाँ पे उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो है तीन टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। एक आता है पब्लिक, फिर आता है प्राइवेट और तीसरा आता है प्रोटेक्टेड। पब्लिक का अगर सिंपल देख लें तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर अगर आपने लिख दिया तो मतलब आप उस डेटा को कहीं से भी उस क्लास के अंदर, उस कोड के अंदर जो है एक्सेस कर सकते हैं। मींस आपने एक क्लास को जो है पब्लिक कर लिया, अब उस क्लास को आप बाकी क्लासेस से भी एक्सेस कर सकते हैं और विद इन द कोड जो आपका कोड ब्लॉक है वहां से आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है, कोई फंक्शन बनाया है, उसको पब्लिक किया है, तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइवेट। प्राइवेट एक ऐसा कीवर्ड है जो आप सिर्फ विद इन द क्लास यूज कर सकते हैं। अगर एक क्लास के अंदर मैं किसी वेरिएबल को या किसी फंक्शन को प्राइवेट कर देता हूं तो वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर ही यूज हो सकता है, उसको बाहर से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। सो नेक्स्ट जो हमारे पास कीवर्ड आता है वो आता है प्रोटेक्टेड का। प्रोटेक्टेड का जो कीवर्ड है ये एक ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर है जिसको आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। प्रोटेक्टेड, अगर आपने एक क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड किसी चीज को कर दिया तो मतलब वो विद इन द क्लास जो है पब्लिक है और क्लास के बगैर कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर आप इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं तो आप जिस भी चाइल्ड से चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक क्लास के अंदर एक फंक्शन को या एक जो है वेरिएबल को प्रोटेक्टेड कर दिया है, तो आप अगर उस क्लास को कोई और दूसरी क्लास इनहेरिट कर रही है यानी उसका कोई चाइल्ड है तो वो जो है इसको एक्सेस कर सकता है, वरना इसके अलावा कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। दोबारा देखते हैं, पब्लिक जो है वो कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इनसाइड और आउटसाइड द क्लास। अगर ये आपने लिख दिया तो आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट, कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द सेम क्लास।
सिर्फ उस सेम क्लास की तरफ इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट इफ यू डोंट स्पेसिफाई एक्सेस। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी है, अगर आप एक्सेस नहीं रखते, आप डायरेक्ट वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, डायरेक्ट फंक्शंस डिक्लेयर करते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, वो प्राइवेट होते हैं जब तक आप उसको चेंज नहीं करते। नेक्स्ट जो है प्रोटेक्टेड, उसकी पढ़ लेते हैं। एक्सेसिबल इनसाइड क्लास, क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, ठीक है। फॉर आउटसाइड ओनली चाइल्ड कैन एक्सेस देम। अगर आउटसाइड के लिए आप देखना चाह रहे हैं क्लास से बाहर की बाउंड्रीज को, तो सिर्फ इसके जो चाइल्ड है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अब ये देखेंगे कि हम किस तरह से सी प्लस के अंदर एक बेस क्लास बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक डिराइव क्लास बना सकते हैं, और उस बेस डिराइव क्लास से बेस क्लास की जो फंक्शंस है या डेटा है उसको एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपना कंपाइलर खोलना है और उसके ऊपर जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज लिखनी है, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, बस यहाँ तक। इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे इंट मेन नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमारे पास आता है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज कर उसमें हमने क्लासेस बनाई हुई है। अच्छा, वो भी आएगा, वो हमारे पास लास्ट में आएगा। पहले देख हम सब पहले क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। कौन सी क्लास? जो हमारे पास पहले आएगी वो हमारे पास होगी बेस क्लास, या इसको हम पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट लिख रहा हूँ, ये हमारे पास है बेस क्लास। अच्छा, यहाँ पे आप एक सिंपल एग्जांपल पहले समझ ले, कोड की तरफ जाने से पहले। हमारे पास एक क्लास होती है एनिमल्स की। अब उसके अंदर जितने भी एनिमल्स है वो सारे उसके अंदर आते हैं, लेकिन अगर आपके सामने एग्जांपल है डॉग है, तो वो डॉग क्या है, वो एक इंस्टांस है, वो एक तरह का ऑब्जेक्ट है उस एनिमल क्लास का। अब एनिमल सारे एनिमल, हर एनिमल को हम एनिमल कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक नाम होगा। जैसे डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, रेट हो सकता है, लाइन हो सकता है, ये उस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक नाम हो जाएगा। तो अगर हम क्लास के कंसेप्ट से देखें, हमने क्लास में क्या कहा था कि क्लास एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये बस एक कंसेप्ट है। सेम एनिमल को अगर हम देखें तो एनिमल खुद तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, एनिमल की जो क्लास है वो एक बहुत बड़ी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर मल्टीपल एनिमल आ रहे हैं, लेकिन हर एनिमल का कोई स्पेसिफिक नाम होता है, ठीक है। अब उसको स्पेसिफिक नाम में, जैसे डॉग है, डॉग हमारे पास एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट हो गया, या अगर हम कैट देख लें तो वो भी एनिमल क्लास का हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। सेम यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कि बेस क्लास बनाई है या पेरेंट क्लास बनाई है, उसका नाम हमने रखा है एनिमल। उससे पहले आप क्लास का कीवर्ड लाजमी यूज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे जो आप क्लास का नाम रखना चाहते हैं, उसके बाद आपकी ब्रैकेट ओपन हो जाएगी और उसकी एक क्लोजिंग ब्रैकेट भी लास्ट में आएगी जिसके साथ टर्मिनेटर लाजमी लगेगा। जब भी आप क्लास को एंड करेंगे तो आप टर्मिनेटर लाजमी से लगाएंगे, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सेस स्पेसिफायर। मैं यहाँ पे इसको पब्लिक डिक्लेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं इसको पब्लिक ही रखना चाहता हूँ, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन को आप ध्यान से देखिए, फंक्शन है वाइट ईट। वाइट तो आपको पता है ना क्या होता है कि कोई भी हमारे पास रिटर्न कुछ नहीं होता तो हम वाइट यूज करते हैं, जब यहाँ से हमारे पास पैरामीटर्स या रिटर्न कर ओके कुछ नहीं आता। ईट नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, उसमें मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है, दिस एनिमल कैन ईट। अब यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट देख लें, हर एनिमल जो है ईट कर सकता है, चाहे वो कैट हो, डॉग हो, लाइन हो, पैंथर हो, कोई भी हो, वो ईट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हमारे पास मैंने वो चीज यहाँ पे रखी जो सब के अंदर कॉमन, जो सब एनिमल्स के अंदर होता है, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पे वॉकिंग का, रनिंग का कोई भी जो है ऐड कर सकता हूँ, जो मुझे लगता है कि सारे के सारे एनिमल्स ये काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वो चीजें डिक्लेयर करनी है जिनको मैं बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है उनमें यूज करना चाहता हूँ, और मुझे उसको दोबारा हर एक में नहीं लिखना। अब अगर मैं सेम डॉग के लिए एक अलग सा ऑब्जेक्ट बनाऊं तो उसमें फिर से लिखूंगा डॉग इज ईटिंग, कैट इज ईटिंग, या फिर लाइन इज ईटिंग, नहीं, वो सारे ईट करें तो उन सबका फंक्शन में एक साथ लिखूंगा, दिस एनिमल कैन ईट। अगर आप उसको डॉग के अंदर यूज करेंगे तो दिस एनिमल कैन ईट आएगा, लाइन के अंदर यूज करेंगे तो भी सेम स्टेटमेंट प्रिंट होगी। तो हमारे पास एक जनरल टर्म होगी जो हर ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो सकती है। तो ये हमारे पास होगी कि हम किस तरह से जो है बेस क्लास या पेरेंट क्लास बना सकते हैं। और पास सिंपल क्लास का कीवर्ड आएगा, उस क्लास का नाम आएगा जो आप बनाना चाहते हैं, फिर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी, और क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ क्या लगेगा, टर्मिनेटर लाजमी से लगेगा। उसके अंदर आपने क्या करना है, एक्सेस स्पेसिफायर ऐड करना है, और नेक्स्ट आप क्या करेंगे, एक कोई फंक्शन वेरिएबल जो भी चीज आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज आपने हमेशा नोट रखनी है, जब भी आप पेरेंट क्लास या कोई भी क्लास बनाते हैं तो एक्सेस स्पेसिफायर्स के लिए, ठीक है, अगर आपने ये यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया तो इसके नीचे जितना भी कंटेंट आएगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दोबारा से फॉर एग्जांपल इस क्लास को मैं यहाँ पे क्लोज नहीं कर रहा, मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा से प्राइवेट लिखता हूँ, ठीक है, और लिखने के बाद मैं यहाँ पे कोई और वेरिएबल जो है डिक्लेयर करता हूँ इंट स्पीड के नाम से। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोट करनी है, जब भी आप एक एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं उसके नीचे जितना भी कंटेंट आता है वो सारा का सारा पब्लिक हो जाता है, अगर आपने पब्लिक लिखा है। अब नीचे मैंने यहाँ पे प्राइवेट यूज कर लिया, और मैंने कहा मैं क्लास यहाँ पे एंड नहीं कर रहा हूँ, क्लास जो है आगे तक जारी, मैंने प्राइवेट लिख दिया। अब इस प्राइवेट के नीचे जितनी भी चीजें आएंगी ये सारी सारी क्या हो जाएंगी, प्राइवेट हो जाएंगी।
तो आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल एक्सेस स्पेसिफायर्स भी यूज कर सकते हैं। बस ये याद रखना कि जिसको आप जिस तरह से यूज करना चाहते हैं उसके नीचे वही वाला कंटेंट रखें। अगर पब्लिक रखना है तो इसके नीचे रख लें, प्राइवेट रखना है तो इसके नीचे रख लें, और प्राइवेट ऊपर भी आ सकता है, पब्लिक नीचे भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो व्यूअर्स, यहाँ तक हमने क्या किया, अपनी जो है पेरेंट क्लास बना ली। अब हम देखते हैं कि हम चाइल्ड क्लास से इसको एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं या चाइल्ड क्लास किस तरह से बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जो आप क्लास बना रहे हैं सिंपल आपने उस क्लास का नाम लिख लेना, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्लास एनिमल, तो यहाँ पे हम क्लास डॉग लिख रहे हैं, ठीक है, बस इतना लिखना है तो आपका जो है यहाँ पे वो बन जाएगी जो आप क्लास बनाना चाह रहे हैं। लेकिन आपने सिंपल इस तरह क्लास बनानी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको चाइल्ड बनाना चाह रहा हूँ और एनिमल को जो है पेरेंट बनाना चाहता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपने सिंपल यहाँ पे जो है कॉलन को ऐड कर लेना है। कॉलन आपने यहाँ पे लाजमी से लगाना है, ठीक है। कॉलन लगाने के बाद क्या करेंगे, आप स्पेसिफायर लिखेंगे और ऊपर जिस क्लास को आप पेरेंट बनाना चाह रहे हैं उसका आप नाम लिखेंगे। पब्लिक मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास ये जो क्लास है ये पब्लिक है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, सिंपल सा जिस क्लास को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ उसका नाम लिख दूंगा। तो पहले आपके पास आएगा डिराइव्ड क्लास का नाम, फिर आपके पास आएगा पेरेंट क्लास का नाम, और उसके बीच में क्या आएगा, कॉलन आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लेनी। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना जो है एक्सेस स्पेसिफायर वो इस क्लास के लिए भी लाजमी से लिख लेना है। वो जो हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर था वो उस क्लास के लिए था, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्लास के लिए भी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक एनिमल, तो हमारे पेरेंट क्लास का नाम हो गया। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन ऐड कर रहा हूँ, वाइड बार्क। अब बार्क के लिए यहाँ पे देखें, मैंने ये वाला फंक्शन डिराइव्ड क्लास में क्यों रखा है, मैंने यही वाला फंक्शन जो है अपनी मेन क्लास में क्यों नहीं रखा। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन रखा था ईट का, जो हमारे पास पेरेंट क्लास है, और जो मेरे पास चाइल्ड क्लास है उसके अंदर मैंने लिखा है वाइड बार्क। तो मैंने बार्क का फंक्शन वहां पे क्यों ऐड किया, क्योंकि सारे एनिमल्स बार्क नहीं कर सकते, सिर्फ डॉग कर सकता है। तो मैं वो चीजें जो सिर्फ डिराइव्ड क्लास के अंदर आती है वो अपने डिराइव्ड क्लास में ही लिखनी है, लेकिन वो चीजें जो सबके अंदर आती है, जितनी भी आप उसके ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो वो जो है किसके अंदर आएगी, वो पेरेंट क्लास के अंदर आएगी। अच्छा, अब जो आगे देख लेते हैं कि हमने क्या किया कोड में। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस वाले फंक्शन को ऐड कर लेना है और इस वाले को जो है यहाँ पे ऐड कर लेना है। जो आपकी क्लास है वो सिंपल वही क्लास है। अगर मैं यहाँ से मिटा दूं ना ये चीजें, ठीक है, ये अगर मैं मिटा दूं तो बाकी वही सेम क्लास है जो आप क्लासेस बनाना चाह रहे हैं। वही क्लास का कीवर्ड आएगा, वही नेम आएगा, वही ब्रैकेट्स आएंगे, एक्सेस स्पेसिफायर्स भी सेम आएगा, फंक्शंस भी सेम आएंगे, क्लास एंड भी सेम होगी। बस आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे उसको स्पेसिफाई करेंगे कि हमारे पास जो है ड्राइव क्लास है और वो किसी पेरेंट का चाइल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जब आप ये बनाने के लास्ट में क्या करते हैं, अपना मेन मेथड बनाते हैं। यही मेन मेथड जो हम क्या करते थे पहले स्टार्टिंग बनाते हैं ना, तीसरी लाइन में इंट मैन हम लिखना स्टार्ट कर देते थे, वही हम कब बनाएंगे, अब यहाँ पे सबसे लास्ट में, जब हमारे पास सारा कोड खत्म हो जाएगा, जितनी भी हमने क्लासेस बनानी वो हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, अपना मेन मेथड बना लेंगे। और आपने एक चीज याद रखनी है, आप हमेशा क्या करेंगे, जो आप ऑब्जेक्ट्स बनाना चाह रहे हैं क्लासेस के, वो आप मेन मेथड के अंदर बनाएंगे, मेन के अलावा कहीं पे ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये जो क्लास है डॉग नाम की, मैं इसका एक जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं कि डॉग का ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैं इस वाले फंक्शन को अगर एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ये जो हमारे पास ईट का फंक्शन है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसके ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट उसके फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो ये डी लेटर है, ये वाला, ये हमारे पास किसका ऑब्जेक्ट है, डॉग क्लास का, लेकिन मैं डी के साथ क्या लिख रहा हूँ, डी डॉट ईट। अब ईट हमारे पास क्या है, ईट हमारे पास जो हमारे पेरेंट क्लास है उसका एक मेथड है। तो हमारा पेरेंट और चाइल्ड यानी इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पढ़ने का एक ही पर्पस था कि हम ये जान सके कि हम किस तरह से डिराइव्ड क्लास से जो हमारे पेरेंट क्लास के डेटा को या फिर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब नीचे देखते हैं मैंने क्या किया, इसी के थ्रू बार का मेथड भी जो है कॉल के, जो हम जनरली कर सकते हैं। मेरे पास इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है डी, तो इसके थ्रू जो है मैं इसके किसी भी ऑब्जेक्ट या फंक्शन को एक्सेस कर सकते। लास्ट में यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे रिटर्न 0 के नाम से, जो आप लोगों को पता है क्यों लिखी जाती है, क्योंकि यहाँ से कुछ रिटर्न होके नहीं जा रहा और हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो हमारे पास इनहेरिटेंस जो है इस तरह से काम करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपनी पेरेंट क्लास बनाएंगे, फिर उसका चाइल्ड बनाएंगे। आप जितने चाइल्ड आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। मैंने अभी सिर्फ एक चाइल्ड बनाया डॉग के नाम से, आप कैट, पैंथर, लाइन कोई भी जो है यहाँ पे बना सकते हैं। अब इसका पर्पस क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक बार कोड को स्पेसिफाई किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन लिखा है वाइड रीड के नाम से, लेकिन इसमें जो है एक्चुअल कोडिंग जब हम करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा कोड आता है, तो हम वो कोड जो है बार बार नहीं करना पड़ता। मैंने एक बार कोड लिख लिया और मैं जिस चाइल्ड से चाहूँ, सॉरी मैं जिस ऑब्जेक्ट से चाहूँ, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से, उससे इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉग के थ्रू एक्सेस कर लिया, फिर मैं इसी को सेम लाइन के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ, कैट के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे वो फंक्शन जो है हर एक डिराइव्ड क्लास में अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, बस उसको मैंने एक बार यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेना, फिर मैं उसको उसी तरह से यूज कर सकता हूँ। सो व्यूअर्स, अब हमने यही जो अपना व्हाइट बोर्ड वाला कोड है इसको लैपटॉप के अंदर लिख दिया। अब यहाँ से चेक करते हैं कि इसके अंदर किस तरह से हम इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब फर्स्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, पेरेंट क्लास बनाई है। पेरेंट क्लास में सबसे पहले मेरे पास आता है क्लास एनिमल का कीवर्ड, नीचे पब्लिक, फिर उसके अंदर एक फंक्शन बना है void eat के नाम से, जिसके अंदर लिखा हुआ है दिस एनिमल कैन ईट की हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो कि प्रिंट होगी। नेक्स्ट मैंने चाइल्ड क्लास बनाया, चाइल्ड क्लास जो है डॉग के नाम से, जो इनहेरिट करेगी
एनिमल क्लास को, यानी उसका चाइल्ड हो जाएगा ये। उसके अंदर मैंने एक फंक्शन लिखा है बार के नाम से, जिसमें एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी डॉग इज बार्किंग। नेक्स्ट आते हैं अपने मैन मेथड की तरफ। मैन मेथड में सबसे पहले मैंने क्या किया, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमारे पास क्लासेस यहाँ पे दो थी, एनिमल की और डॉग की। तो हमने एनिमल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने यहाँ पे क्या किया, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। क्योंकि हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से पेरेंट की क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट के ऑब्जेक्ट से चाइल्ड की क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाना था, तो हमने क्या किया था, चाइल्ड का बना लिया था। अब यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस कॉल किए हैं, एक है डी डॉट ईट और एक हमारे पास है बार का फंक्शन। डी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ईट फंक्शन हमारे पास पेरेंट क्लास का फंक्शन है, और जो बार्क हमारे पास फंक्शन है वो है चाइल्ड क्लास का फंक्शन। अब इसको ऐसे एग्जीक्यूट कर के देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या आउटपुट आता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा लोडिंग में। अब हमारे पास यहाँ पे दो लाइंस जो है प्रिंट होनी चाहिए। फर्स्ट वन है दिस एनिमल कैन ईट, ये हमारे पास आया है हमारे पेरेंट क्लास के फंक्शन से, दिस एनिमल कैन ईट। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है डॉग इज बार्किंग, ये हमारे पास आया है चाइल्ड क्लास के फंक्शन से। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि इनहेरिटेंस के अंदर हम अपने जो है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उससे पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट या पेरेंट क्लास के जो है फंक्शंस वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये था हमारे पास इनहेरिटेंस का कंसेप्ट कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का कंसेप्ट किस तरह से काम करता है, पेरेंट और चाइल्ड को हम किस तरह से बना सकते हैं, और चाइल्ड के थ्रू किस तरह से पेरेंट की जो फंक्शंस है उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, पॉलीमॉर्फिज्म का जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट वन इज पॉली एंड देन मॉर्फ। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स। अगर इसको हम कंबाइन करें तो इसका मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ वन थिंग डिफर्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक चीज का जो बिहेवियर है, वो चीज हमारे पास ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, कोई फंक्शन भी हो सकती है, वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जिस तरह से आपके पास सिचुएशन आएगी उसी हिसाब से उस ऑब्जेक्ट का या उस फंक्शन का बिहेवियर चेंज होगा। अब एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है ड्राइव, जिसको हम रियल लाइफ एनालॉजी समझेंगे। अब ड्राइव का जो हमारे पास वर्ड है, अगर आप एक कार को ड्राइव करते हैं तो आप क्या करते हैं, स्टीयरिंग का यूज करते हैं। बाइक के लिए आप हैंडल का यूज करते हैं, और सेम बोट के लिए क्या करते हैं, पैडल का यूज करते हैं। वर्ड हमारे पास एक ही है, एक्शन यहाँ पे सिर्फ एक ही परफॉर्म हो रहा है, वो है क्या, ड्राइविंग का। लेकिन अगर हम कार ड्राइव करें तो हम स्टीयरिंग यूज करेंगे, बाइक राइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हैंडल का यूज करेंगे, और अगर हम बोट में जा रहे हैं तो हम पैडल्स का यूज करेंगे। वर्ड आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही है, लेकिन यहाँ पे आप तीन तरह का एक्शन वो परफॉर्म करके दे रहा है। मेन जो हमारे पास फंक्शन है वो ड्राइव करना ही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मेथड्स डिफरेंट होते हैं। तो सेम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट या फंक्शंस होते हैं उनका बिहेवियर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो व्यूअर्स, पॉलीमॉर्फिज्म के हमारे पास दो टाइप्स होती है, एक हमारे पास होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग ओवरलोडिंग भी कहते हैं या फिर स्टैटिक भी कहते हैं, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग यहाँ पे ओवरराइडिंग भी कहते हैं या डायनेमिक भी कहते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास सेम क्लास के अंदर होता है, आपके पास क्लास सेम ही रहती है, लेकिन उसमें जो है मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस का नाम भी सेम होना चाहिए, क्लास भी सेम होनी चाहिए, फंक्शंस का नाम भी सेम होना चाहिए, लेकिन फंक्शंस की जो पैरामीटर्स हैं उनका नंबर या फिर उनकी जो टाइप है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास एक पैरामीटर है एक फंक्शन के अंदर, दूसरे में दो है, अगले में तीन है, तो ये हमारे पास डिफरेंट है। और अगर आपके पास जो टाइप्स है, एक में अगर आपने इंट का पैरामीटर लिया, अगले में आपने क्या किया है, स्ट्रिंग का लिया, और अगले में आपने कोई और टाइप का पैरामीटर लिया, तो हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं, पैरामीटर्स डिफरेंट है, लेकिन आपके पास जो मेन फंक्शन का नेम होता है वो सेम रहता है। सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आपके पास जो क्लास होगी वो भी सेम होगी, फंक्शंस के नाम भी सेम होंगे, लेकिन फंक्शन के जो आर्गुमेंट्स है या पैरामीटर्स है वो हमारे पास डिफरेंट होने चाहिए, या तो उनका नंबर डिफरेंट होना चाहिए या फिर उनका जो टाइप है वो डिफरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आपके पास डिफरेंट क्लासेस होनी चाहिए। यूजुअली हम लोग पेरेंट और चाइल्ड के अंदर ही इसको परफॉर्म कराते हैं। इसमें जो आपको फंक्शन का नेम है और फंक्शन के जो पैरामीटर्स है वो दोनों सेम होने चाहिए, फंक्शन का नेम भी सेम होना चाहिए और फंक्शन के जो पैरामीटर्स है वो भी सेम होने चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या होता है, इसकी जो क्लासेस है वो डिफरेंट होती है, एक हमारे पास पेरेंट क्लास के अंदर फंक्शन होता है और दूसरा हमारे पास चाइल्ड क्लास के अंदर होता है। सो व्यूअर्स, अब इन दोनों टाइप्स को एक एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो व्यूअर्स, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले ली है। सिंपल हमने क्या किया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज लिखी, उसके बाद हमने क्लास बनाई है मैथ के नाम से, क्लास मैथ, यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट, ये हमारे पास क्लास मैथ है। उसके बाद हमने क्या किया, मैन मेथड अपना डिफाइन किया हुआ। तो मैथ क्लास के अंदर हमने अपना पब्लिक कीवर्ड जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो डिफाइन किया। उसके बाद हमने दो फंक्शंस यहाँ पे बनाए हैं। फंक्शंस का नाम दोनों हमारे पास क्या है, सेम है, ऐड और ऐड, लेकिन इनके जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट है। यहाँ पे हमने इंट ए और इंट बी लिया हुआ है, और अगले में हमने डबल ए एंड डबल बी लिया हुआ है। इसके पैरामीटर जो हमारे पास इंटीजर टाइप के, उसके जो पैरामीटर हमारे पास डबल टाइप के हैं, और दोनों की बॉडीज में हमने सेम काम किया हुआ है, ए प्लस बी को बस प्रिंट करा दिया। इतना हमारे पास सिंपल फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे। हमने एक कहा था कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमारे पास जो फंक्शन या ऑब्जेक्ट होता है उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास फंक्शन के नाम दोनों के सेम है, लेकिन हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, सेम इसी मैथ क्लास का अपने इंट
जो हमारे पास मेन मेथड है उसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने एक काम करना है, सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पास करानी है। एम हमारे पास ऑब्जेक्ट का नाम है, एम डॉट एड 2,3। यहाँ पे हमने दो जो वैल्यूज भेजी हैं ये तो हमारे पास क्या इंटीजर टाइप की है, और अगले में हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज को डबल में भेजा हुआ है। अब यहाँ पे जो पहली वाली वैल्यू है वो किस मेथड के पास आएगी, किस फंक्शन के पास आएगी, तो लाजमी सी बात है ये चेक करेगा। यहाँ पे हमारे पास ये भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। अगर हमारे पास दोनों जो पैरामीटर्स हैं वो इंटीजर में आ रहे हैं तो पहले वाले फंक्शन के पास जाएगा, और अगर दोनों हमारे पास डबल में आ रहे हैं तो ये क्या करेगा, डबल के पास जाएगा। सो इस केस में जो हमारे पास पहला वाला फंक्शन कॉल होगा ये हमारे पास हमें प्रिंट करके देगा 5, और अगला वाला हमें प्रिंट करके देगा 5.8, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटीजर ही प्रिंट हो सकता है तो इंटीजर प्रिंट कर रहे हैं। अगले हमारे पास क्या है, वैल्यूज डबल किए तो ये डबल प्रिंट करके दे देगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो हमारे पास हमने जो एग्जांपल ले ली है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, इसमें जो हमारे पास फंक्शन का नेम है वो सेम है लेकिन हमारे पास डिफरेंट बिहेवियर यहाँ पे किसकी वजह से आ रहा है, डेटा टाइप की वजह से आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप इंट है तो इसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप डबल है तो इसका बिहेवियर जो है डिफरेंट होगा। और व्यूअर्स कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए मैंने कहा था कि हमारे पास एक क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होने चाहिए जिनका नाम सेम हो। तो हमारे पास एक ही क्लास है उसमें हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस है, नाम सेम है लेकिन हमारे पास जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट आ रहे हैं। एक में हमारे पास इंटीजर टाइप के आ रहे हैं और हमारे पास क्या है, डबल टाइप के आ रहे हैं। अब आपके पैरामीटर्स यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर है इंट ए के नाम से, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर्स है लेकिन हमारे पास क्या है, दोनों इंट टाइप के, इंट ए कॉमा इंट बी। तो या तो आपके पास जो टाइप ऑफ पैरामीटर्स है वो डिफरेंट होना चाहिए या आपके पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे एक पैरामीटर तो यहाँ पे 2 होने चाहिए या फिर 3 होना चाहिए, और या अगर यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग है तो अगले में आपके पास इंट होना चाहिए। आपके पास या तो पैरामीटर्स का नंबर डिफरेंट हो या फिर पैरामीटर्स की टाइप डिफरेंट होनी चाहिए। सो व्यूअर्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए हमने यहाँ पे दो क्लासेस बनाई है। सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज लिखी है, फिर एक एनिमल की क्लास बनाई है और एक हमने डॉग की क्लास बनाई है। एनिमल की क्लास को हमने पब्लिक किया हुआ है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है वाइट साउंड के नाम से और उसमें कोई पैरामीटर हमने पास नहीं कराया हुआ। सिंपल एक प्रिंट की स्टेटमेंट है, एनिमल मेक्स साउंड, बस इतना हमने लिखा है। ये वर्चुअल कीवर्ड जो स्टार्टिंग में हमने लिखा है इसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सिंपल आपने एनिमल के अंदर एक जो है सिंपल फंक्शन बना लेना। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरा क्लास बनाएंगे डॉग की। यहाँ पर जो हमारे पास डॉग की क्लास है ये इनहेरिट करेगी एनिमल की क्लास को, यानी ये जो हमारे पास क्लास है ये पेरेंट हो जाएगी और ये हमारे पास उसका चाइल्ड हो जाएगा। सेम पब्लिक कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे वाइट साउंड के नाम से, यहाँ पे भी कोई पैरामीटर नहीं होगा और यहाँ पे हम एक प्रिंट एलिमेंट लिखेंगे डॉग बार्क्स और हमारे पास क्लास यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। अब यहाँ तक हमने क्या किया, दो क्लासेस बना ली, दोनों के अंदर सेम फंक्शन बना लिया। यहाँ पे हमने पहले फंक्शन के साथ एक कीवर्ड लिखा है वर्चुअल कीवर्ड और दूसरे के फंक्शन के साथ हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अब चलते हैं अपने मेन मेथड की तरफ। अब हम मेन मेथड में देखते हैं हमने क्या किया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, एनिमल का एक पॉइंटर बनाया हुआ है ए के नाम से। अब पॉइंटर को हमने यहाँ पे पहले से डिस्कस किया हुआ है लेकिन हम थोड़ा बहुत इसके बारे में दोबारा से पढ़ लेते हैं। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का या किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करता है। इसके अंदर नॉर्मल वैल्यूज नहीं स्टोर करते, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एड्रेस को स्टोर करते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी एनिमल स्टैटिक और यहाँ पे साथ में ए लिखा, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, एनिमल क्लास का एक पॉइंटर हो जाएगा। ये क्या करेगा, एनिमल क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करेगा। तो ए हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंटर होगा जो एनिमल क्लास के किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर रहा है, एड्रेस स्टोर कर रहा है। नेक्स्ट टाइम पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने डॉग डी लिखा है। सिंपल हमने क्या किया, डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे हमने इतना ही किया है। अब नेक्स्ट टाइम क्या किया है, ए इज इक्वल टू एम्परसैंड डी। डी हमारे पास यहाँ पे डॉग का ऑब्जेक्ट है और ए हमारे पास क्या है, पॉइंटर है एनिमल क्लास का। अब यहाँ पे दो बातें आ गई, ए हमारे पास पॉइंटर हो गया एनिमल क्लास का और डी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास हमारे पास यहाँ पे क्या थी, डॉग थी, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने एम्परसैंड लिखा है, अब क्या होगा, जो डी का एड्रेस है हमारे पास वो एड्रेस जो है वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ए क्या है, ए तो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल था एनिमल क्लास का, लेकिन ये क्या करेगा, डॉग के क्लास का एड्रेस स्टोर करेगा। दोबारा से इसको देख लेते हैं, ए हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया था अपनी एनिमल क्लास के लिए जो इसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करेगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ए के अंदर जो हमारे पास पॉइंटर था उसके अंदर हमने क्या किया, इसके ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करवा दिया। अब लास्ट में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने सिंपल ए एरो ऑपरेटर और फिर साउंड का फंक्शन लिखा हुआ है। ए हमारे पास क्या है, हमारे पॉइंटर का नाम है, साउंड हमारे पास फंक्शन का नाम है। अब ये जो एरो ऑपरेटर है, एरो ऑपरेटर को हम लोग यूज करते हैं किसी क्लास के मेंबर्स या फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए। ये हमारे पास एक शॉर्टकट होता है स्टैटिक। हम इसको इतना लंबा लिखने के बजाय सिर्फ एरो ऑपरेटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं, और ना हर बार इतना लंबा लिखना होता है। पॉइंटर का नाम साथ में फिर किस मेंबर को आप एक्सेस कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, ए पॉइंटर के थ्रू अपने साउंड के फंक्शन को एक्सेस करें, ठीक है। तो हम सिंपल एरो ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप सिंपल समझ लें, अगर हम
ये वाला वर्चुअल कीवर्ड यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो कंपाइलर जो है वो कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर लेगा कि उसने किसको कॉल करनी है। वो देखेगा ए का टाइप क्या है, ए का टाइप हमारे पास यहाँ पे एनिमल का है, तो सिंपल इसको प्रिंट कर देगा एनिमल मेक साउंड, अगर हम ये वर्चुअल वाला कीवर्ड नहीं यूज करते। लेकिन हम क्या करें, वर्चुअल का कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो अभी क्या करेगा, कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं करेगा, ये रन टाइम पे डिसाइड करेगा किसने किस फंक्शन को कॉल करना है। वर्चुअल कीवर्ड को बस आप इतना समझ लें कि हमारे पास क्या करता है, कंपाइलर को ये बताता है कि आपने क्या करना है, कंपाइल टाइम पे डिसीजन नहीं लेना, रन टाइम पे डिसीजन लेना है। सो व्यूअर्स, अब हमने सेम प्रोग्राम को VS कोड के अंदर लिखा है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले हमने क्या किया है, वही एनिमल की क्लास बना ली, अपनी पेरेंट क्लास, उसके नीचे जो है हमने क्या किया है, चाइल्ड की क्लास बनाई और लास्ट में हमने मेन मेथड बना लिया। पेरेंट क्लास की इम्प्लीमेंटेशन सेम ही है, यहाँ पे बस एक फंक्शन है विजुअल वाइट साउंड के नाम से, विजुअल कीवर्ड स्टार्टिंग में लिखा हुआ है और उसके अंदर जो एक स्टेटमेंट प्रिंट होगी वो होगी एनिमल मेक्स साउंड। नेक्स्ट नीचे आते हैं, चाइल्ड क्लास में हमने एक फंक्शन बना है साउंड के नाम से जिसके अंदर लिखा है डॉग बार्क्स। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, एनिमल क्लास का फंक्शन और जो चाइल्ड क्लास का फंक्शन है जो कि हमारे पास डॉग क्लास है, उन दोनों का फंक्शन सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। नेम भी सेम है और आर्गुमेंट दोनों कोई भी नहीं ले रहे हैं और इनके अंदर जो है प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी हुई जो कि डिफरेंट है, जिससे फर्क नहीं पड़ता। हमने बस क्या करना था कि हमारे मेथड का नाम सेम होना चाहिए और उसके अलावा जो है इसके अंदर आर्गुमेंट सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट्स दोनों में नहीं है और मेथड का नाम दोनों का सेम। नीचे आते हैं अपने मेन मेथड की तरफ, यहाँ पे आप देखें इंट मेन लिखा है, नीचे हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले हमने अपना पॉइंटर यहाँ पे बनाया हुआ है एनिमल स्टैटिक ए के नाम से, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंटर बन जाएगा एनिमल क्लास के लिए। नेक्स्ट हमने क्या किया, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और इस लाइन को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने किया इस लाइन के अंदर हमने पहले अपने पॉइंटर का नाम लिखा है और लास्ट में अपना ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है जो कि डॉग क्लास का है। यहाँ पे % का सिंबल है जो क्या करेगा, डी का यानी डी का जो ऑब्जेक्ट का एड्रेस है उस एड्रेस को ए पॉइंटर के अंदर स्टोर कर देगा। ए पॉइंटर का बेसिकली हमारे पास काम क्या था कि वो क्या करता है, हमारे पास एड्रेस स्टोर करता है। पॉइंटर है, किसका एड्रेस स्टोर करेगा, किसी ऑब्जेक्ट का स्टोर करेगा, तो डी हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एक इश्यू है, ये स्टोर किस तरह से कर रहे हैं। एक क्लास हमारे पास डिफरेंट है, डॉग की क्लास डिफरेंट है, एनिमल क्लास हमारे पास अलग है, डॉग की क्लास अलग है, तो इसको एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करना चाहिए ना, ये डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्यों स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन हमने लिखी है, ये आप देखें पब्लिक एनिमल के नाम से हमने क्या किया, यहाँ पे इनको इनहेरिट कराया हुआ है। अगर हम ये इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट यहाँ से हटा दे, दोनों क्लासेस को हम सेपरेट बना देते, तो हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एरर आ रहा है। एरर क्यों शो हो रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई दोनों क्लासेस डिफरेंट है और डिफरेंट क्लासेस में आप एक क्लास का पॉइंटर बना के दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस उसमें स्टोर नहीं कर सकते। तो हम सिंपल यहाँ पे वापस क्या करेंगे, हमने जो चेंजेस किए वापस हटा देंगे, तो हमारे पास वापस से आ जाएगा पब्लिक एनिमल। अब एक पेरेंट क्लास होगी, दूसरी चाइल्ड क्लास होगी, यानी ये दो क्लासेस अलग नहीं है, ये दोनों क्लासेस क्या है, आपस में रिलेटेड है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम एक क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस दूसरे क्लास के पॉइंटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं लास्ट वाली लाइन में, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ए हमारे पास पॉइंटर है, साउंड के फंक्शन को हमने सिंपल क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ए के अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर है और ये किस साउंड के फंक्शन को कॉल करेगा। ये हमारे पास एनिमल में एक साउंड वाले फंक्शन को कॉल करेगा जो कि पेरेंट क्लास में, या फिर ये जो है चाइल्ड क्लास में जो डॉग बार्क्स लिखा हुआ है हमने साउंड के फंक्शन के अंदर, इसको कॉल करेगा। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद हमारे पास आता है डॉग बार्क्स। इसने क्या किया था, अब हमारे पास ए जो पॉइंटर है वो एनिमल क्लास का था, अगर हमें सिंपली इसको कॉल करना था तो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए थी, एनिमल मेक साउंड, ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट होनी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे जो है पॉइंटर्स का यूज किया और हमने एक ऑब्जेक्ट के यानी एक दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास के पॉइंटर के अंदर स्टोर कराया। तो अब हमने क्या किया, एक क्लास के पॉइंटर से दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके फंक्शन को एक्सेस किया। सो व्यूअर्स, हमारे फिफ्थ टॉपिक इंकैप्सुलेशन की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इंकैप्सुलेशन मींस बाइंडिंग डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर। इंकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि डेटा और फंक्शंस को एक साथ बाइंड करना यानी जोड़ के रखना। इनसाइड अ क्लास, एक क्लास के अंदर, एंड हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। सो बेसिकली इंकैप्सुलेशन का यहाँ पे मतलब होता है कि डेटा और उसके मेंबर्स को यानी वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक साथ बाइंड करके रखना एक क्लास के अंदर, ताकि क्या कर सके हम लास्ट में, हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, ताकि हम अपनी इंटरनल डिटेल्स को आउटसाइड वर्ल्ड से छुपा के रख सके। इसको एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझते हैं। अब एग्जांपल ले लें, जो हमारे पास मेडिसिन की कैप्सूल्स होती है, हम बस कैप्सूल्स उठाते हैं, अगर हमें उसकी नीड होती है तो हम उसको खा लेते हैं। अब हम ये नहीं देखेंगे कि उस कैप्सूल के अंदर का पाउडर किस तरह से दिखता है, या हम उस पाउडर को टच नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो उसकी ऊपर एक लेयर है वो हमें उस पाउडर को टच करने नहीं देते। हमें क्या करना होगा, उस लेयर को हटाना होता है। सो बेसिकली हम यहाँ पे कैप्सूल के एग्जांपल इस तरह से लिए क्योंकि इनकैप्सुलेशन का वर्ड भी वहीं से आया है, इनकैप्सुलेशन यानी कैप्सूल के अंदर बंद
कर देना। तो हमारे पास जो कैप्सूल्स होती है, कैप्सूल के ऊपर वाली कवरिंग तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उसकी जो इंटरनल उसके अंदर पाउडर क्या है हम उसको नहीं देख सकते। हम बस उससे जो हमारा काम है वो ले सकते हैं, उसको खा के जो हमारे रिक्वायरमेंट्स होगी, बेसिक नीड्स होगी, वो हमारी फुलफिल हो जाएगी, लेकिन हम उसकी इंटरनल पाउडर को नहीं देख सकते। सो सी प्लस प्लस के अंदर इंकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स को हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं एज अ प्राइवेट और पब्लिक फंक्शंस बनाते हैं, ताकि हम कंट्रोल कर सके उनको, जिनको हम कहते हैं गेटर्स एंड सेटर फंक्शंस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारे पास वेरिएबल्स उनको प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे और पब्लिक फंक्शंस बनाएंगे, जिनके थ्रू हम उन वेरिएबल्स को डेटा दे भी सकते हैं और उनसे वापस जो है रिट्रीव भी कर सकते हैं। यानी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर भी करा सकते हैं और उसको बाद में प्रिंट भी करा सकते हैं। तो उन पब्लिक फंक्शंस को हम लोग कहते हैं गेटर्स एंड सेटर्स। हम लोग गेटर्स यूज करते हैं डेटा को रिट्रीव करने के लिए और सेटर्स यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। सो व्यूअर्स, अब इंकैप्सुलेशन को एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज लिखेंगे, जैसे कि #include iostream यूजिंग नेमस्पेस std। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टरीज फिनिश हो जाएंगी। फिर हम एक स्टूडेंट के नाम से क्लास बनाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, मेन मेथड बना लेंगे। इतना आपका सिंपल सा कोड रहने वाला है। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, कुछ डेटा को प्राइवेट करेंगे और कुछ को पब्लिक करेंगे। हम अपने वेरिएबल्स का प्राइवेट करेंगे और जो हमारे फंक्शंस है उनको हम पब्लिकली यूज करेंगे, ताकि उन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर भी करा सके और रिट्रीव भी करा सके। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, आप अपना प्राइवेट का कीवर्ड लिखते हैं। इसको लिखना जरूरी नहीं है, बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे पब्लिक आप नहीं लिखते तो आपका जितना भी डेटा यहाँ पे होगा वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही रहता है। लेकिन हम फिर भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइवेट लिखेंगे, ताकि जो हमारे पास दूसरे डेवलपर्स हैं वो भी इस कोड को इजीली समझ सके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्राइवेट का कीवर्ड लिखा है और यहाँ पे एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बना लिया, जिसको हमने क्या किया, प्राइवेट डिक्लेयर किया। यानी इंट मार्क्स का वेरिएबल है और ये प्राइवेटली डिक्लेयर हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आप अपना पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखेंगे। अब पब्लिक के नीचे का जितना भी कोड होगा वो सारा का सारा पब्लिकली अवेलेबल होगा और प्राइवेट के नीचे जो कोड होगा वो सारा का सारा क्या रहेगा, प्राइवेट रहेगा। तो पब्लिक के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे दो फंक्शंस बनाए हुए हैं। फर्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है सेटर फंक्शन, दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है वो है गेटर फंक्शन। सेटर फंक्शन का काम होता है कि इस मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कराना और गेटर फंक्शन का काम होता है कि इसको यहाँ से रिट्रीव कराना। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमने मेथड बनाया है void set marks int m, हमने एक मेथड बनाया सेट मार्क्स के नाम से और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर दिया हुआ इंट m के नाम से, यानी जो वैल्यू हम नीचे यहाँ पे पास करेंगे मेन मेथड में वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। और नीचे हमने यहाँ पे एक सिंपल इफ एल्स की स्टेटमेंट लिखी है। अगर आपके मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 100 है तो क्या हो जाएंगे, मार्क्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके मार्क्स 0 से कम होते हैं या 100 से ज्यादा होते हैं तो वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, एल्स की स्टेटमेंट लिखी है। अगर आपके मार्क्स 0 से लेस है या 100 से ऊपर है तो ये क्या करेगा, आपको ये स्टेटमेंट प्रिंट करके दे देगा। यानी आपके मार्क्स इनवैलिड है और आप क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा से कोई और वैल्यू असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है गेट मार्क्स के नाम से। इसका सिंपल ये काम है कि इस मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको क्या करो, रिटर्न करा दो। तो अब हमने यहाँ पे दो काम किए, वैल्यू स्टोर भी करवा दी और वैल्यू को रिट्राइव करने का भी तरीका यहाँ में आपने लिख दिया। अब चलते हैं अपने मेन मेथड की तरफ। मेन मेथड में जो हमारे पास सबसे पहला काम है वो है इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। कौन सी क्लास का, स्टूडेंट जो हमारे पास क्लास है, हम इस क्लास का करेंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे एसके नाम से। आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे इन दो फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, s.setMarks, हम इस फंक्शन को एक्सेस करेंगे और इसके लिए जो पैरामीटर की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हम सेट करके 90 लिख देंगे। आप वैल्यू यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 90 पास करवा दिया। s.setMarks इज इक्वल टू 90, तो ये जो 90 की वैल्यू ये डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगी, फर्स्ट ये यहाँ पे आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, चेक करेगा कि ये वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर है, जी ग्रेटर है, और 100 से लेस है। ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा और m के अंदर हमारे पास क्या स्टोर है, 90। तो अब मार्क्स के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे 90 स्टोर हो जाएगा। अब मार्क्स की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 90 बन चुकी है, तो हमारे पास इस वाले एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब वैल्यू यहाँ पे हमने स्टोर करा दी है, तो अब क्या करना है, उसको रिट्रीव करना है। हम सिंपल एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिखेंगे, cout s.getMarks। इस वाले मेथड गेट करेंगे हम अपने s वाले ऑब्जेक्ट को यूज करके। तो सिंपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं s.getMarks। तो ये जो हमारे पास मार्क्स की वैल्यू जो रिटर्न करके देगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी। अब सिंपल हमने यहाँ पे किया क्या, टोटल हमने एक सिंपल सा प्राइवेट वेरिएबल बना लिया इंट मार्क्स के नाम से, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करा दी। वैल्यू हमने किस तरह से स्टोर की थी, हमने अपना सेटर का फंक्शन यूज किया था इसके अंदर वैल्यू स्टोर कराने के लिए, और वैल्यू को रिट्रीव कराने के लिए हम क्या कहता है, गेटर का फंक्शन यूज किया था। अभी जो आपके पास वेरिएबल है इंट मार्क्स, इसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट इस तरह से बना के s.marks लिख के इक्वल टू 90 कर दें या असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दें, इस तरह से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। कि आपके पास क्या हो जाएगा, एरर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास मार्क्स नाम का वेरिएबल है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो हमारे पास क्या है, प्राइवेट है। उसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। उसको यूज करने के लिए क्या करना होगा, आपको गेटर एंड सेटर के फंक्शंस को यूज करना होगा उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कराने के लिए या फिर रिट्रीव कराने के लिए।
सो व्यूअर्स, अब हमने सारा का सारा कोड जो है वीएस कोड के अंदर लिखा है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट कैसे आता है। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने स्टूडेंट की क्लास बनाई है। उस क्लास के अंदर हमने स्टार्टिंग में एक इंट मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसको हमने क्या किया, प्राइवेट बनाया हुआ है। इसके बाद हमने नेक्स्ट नीचे जो है पब्लिक का एक्सेस स्पेसिफायर लिखा है, उसके नीचे हमने एक फंक्शन बनाया है। फर्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है उसका नाम है सेट मार्क्स, और ये हमारे पास हेडर फंक्शन है। इसके अंदर एक सिंपल सा पैरामीटर आ रहा है जो कि इंटीजर टाइप का है। नीचे हमने क्या किया हुआ, इफ एल्स की स्टेटमेंट लिखी है। इफ वही है कि अगर हमारे मार्क्स जो है 0 और 100 के बीच में तो इनको जो है स्टोर करो, अगर नहीं है तो क्या करो, एल्स की स्टेटमेंट में इनवैलिड मार्क्स जो है प्रिंट करके यूजर को दिखा दो। नेक्स्ट हमारे पास गेट मार्क्स का फंक्शन है, जिसको हम गेटर फंक्शन भी कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे जो स्टोर्ड मार्क्स है इस मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर, ये उनको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ रिटर्न करेगा। ठीक है, रिटर्न करने के बाद आप उसको दोबारा से प्रिंट भी कर सकते हैं। नीचे हम आएंगे अपने मेन मेथड में। स्टार्टिंग में हमने क्या स्टूडेंट एस, यहाँ पे हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, सेट मार्क्स के फंक्शन को एक्सेस करेंगे और यहाँ पे हम जो है 90 को पास करा देंगे। 90 पास करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गेट मार्क्स का फंक्शन था हम उसको दोबारा से एक्सेस करेंगे और उसको एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे, क्योंकि रिटर्न और प्रिंट दोनों जो है अलग चीज है। अब ये क्या करेगा, जब इसके अंदर मार्क्स आएंगे तो ये उसका कर देगा, सी आउट वाला फंक्शन उसको प्रिंट करके दे देगा। अब इसको यहाँ से सिंपली रन करते हैं, थोड़ी सी लोडिंग लेगा, उसके बाद हमारे पास जो है 90 प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये 90 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देखते हैं, अगर हम स्टूडेंट के जो ऑब्जेक्ट है इस उससे डायरेक्ट जो है मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर अगर हम यहाँ से वैल्यूज इनिशियलाइज करना चाहें तो हम कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर देखिए हमारे पास सिंपली क्या होगा, एक एरर आ गया मार्क्स नीचे, कि आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली एक प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, हमें सेटर्स और गेटर्स को यहाँ पे यूज करना होगा, क्योंकि हम डायरेक्टली जो है प्राइवेट मेंबर्स के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करा सकते। तो ये हमारे पास हुआ कि हम किस तरह से सी प्लस प्लस के अंदर गेटर्स एंड सेटर्स का यूज करके प्राइवेट जो हमारे पास वेरिएबल्स है उनको एक्सेस कर सकते हैं और इंकैप्सुलेशन का जो पर्पस है वो यहाँ पे अचीव करा सकते हैं। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को इंकैप्सुलेशन समझ में आ चुकी है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मींस शोइंग ओनली द नेसेसरी डिटेल्स एंड हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स पार्ट फ्रॉम द यूजर। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स यूजर को दिखाना और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो कोडिंग का पार्ट है, वो उस यूजर को नहीं दिखाना। अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार के एग्जांपल। अगर आपने कार ड्राइव की है तो आप क्या देखते हैं, आपके सामने सिर्फ एक स्टीयरिंग होता है, स्टार्ट का बटन होता है और आपके पास पेडल्स होते हैं। आपको ये बस पता है कि आपने की जो है राइट टू लेफ्ट स्वैप करनी और आपका जो कार है वो स्टार्ट हो जाएगी, या कोई बटन होगा उसको पुश करते आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसके पीछे क्या मैकेनिज्म चल रहा है, उसके पीछे क्या कोड हुआ या क्या चीजें काम कर रही है वो आपको नहीं पता। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कार के अंदर स्टीयरिंग। आप जस्ट स्टीयरिंग घुमाते हो और उसके बाद आपको पता होता है कि आपके व्हील्स जो है उस डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस टाइप पे आप क्या करते हैं, स्टीयरिंग को घुमाते हैं। लेकिन उस कार के अंदर क्या मैकेनिज्म यूज हो रहे हैं कि जैसे ही आप स्टीयरिंग को घुमाते हो वो कार जो है राइट या लेफ्ट मूव करना स्टार्ट करती है, वो आपको नहीं बताया जाता। वो इंटरनली हिडन होता है, यानी वो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो आपके सामने नहीं होगा। जो सिंपल जो नेसेसरी फीचर्स है जो आपको चाहिए वो आपके सामने होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एटीएम मशीन की एग्जांपल। एटीएम मशीन में आपने देखा होगा कि आपके पास डिपॉजिट, विड्रॉ या चेक बैलेंस के ऑप्शंस होते हैं। आप सिंपल क्या कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट करा सकते हैं, विड्रॉ करा सकते हैं या फिर बैलेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि जैसे आप कोई बटन प्रेस करें उसके पीछे का कॉम्प्लेक्स कोड आपको नजर आ रहा है, नहीं। आप अगर डिपॉजिट पे क्लिक करते हो या विड्रॉ पे क्लिक करते हो तो उसके सामने जो मल्टीपल ऑप्शंस है वो आपको दिखाए जाते हैं। उसके पीछे क्या कोड लिखा हुआ है या क्या मैकेनिज्म्स काम कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आते। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल्स है ये एब्स्ट्रैक्शन को पूरी तरह से आपको समझाने में हेल्प कर देंगे। यानी हम सिर्फ वो चीजें यूजर को दिखाते हैं जिसको यूजर को नीड होती है, जिन चीजों की वो चीजें हम यूजर को नहीं दिखाते जो यूजर को नहीं देखनी या यूजर को उससे कोई लेना देना नहीं है। सेम यहाँ पे देखते हैं, एब्स्ट्रैक्शन मींस शोइंग ओनली द नेसेसरी डिटेल्स जो यूजर को रिक्वायर्ड है एंड हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स पार्ट फ्रॉम द यूजर, यानी वो चीजें जो यूजर को नहीं देखनी या यूजर को देखने की जरूरत नहीं है वो हम क्या करते हैं, हिडन रखते हैं, और जो चीजें यूजर को चाहिए वो हम उसको शो करा के दे देते हैं। सो व्यूअर्स, अब एब्स्ट्रैक्शन के कोडिंग एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरीज लिखनी है, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कार की इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं कि कार किस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। सबसे पहले क्या करेंगे, आप सिंपल से क्लास बना लेंगे, क्लास कार के नाम से, उसको जो है पब्लिक करा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे वाइड स्टार्ट के नाम से। वाइड स्टार्ट फंक्शन का काम क्या होगा, इंजन को स्टार्ट करना। ये जो इंजन स्टार्ट है ये हमारे पास हिडन डिटेल्स है, ये यूजर को शो नहीं कराई जाएंगी। यूजर सिर्फ क्या देखेगा, कार स्टार्टेड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सिंपल कार की क्लास, और यहाँ पे जो है उसके अंदर एक मेथड आ गया स्टार्ट के नाम से। यूजर क्या करेगा, यहाँ से सिंपल सी डॉट स्टार्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा और ये जो कार है वो स्टार्ट हो जाएगी। इंजन स्टार्ट करना जो है उस यूजर के सामने नहीं आएगा। अभी जो इंजन स्टार्ट का फंक्शन है इसको हमने क्या किया, प्राइवेट करके अलग से बना लिया। प्राइवेट के अंदर जाके हमने क्या किया, वॉइड इंजन स्टार्ट नाम से एक मेथड बनाया जो क्या करेगा,
जब इसको हम कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, इंजन को स्टार्ट कर देगा। तो कार कब स्टार्ट होगी, जब इंजन स्टार्ट होगा तभी तो कार स्टार्ट होगी ना। तो ये हमने क्या किया, इंजन स्टार्ट करने के लिए एक फंक्शन बनाया जिसको हमने प्राइवेट रखा हुआ, जो यूजर के सामने नहीं आएगा। ये हमारे पास हिडन फंक्शन हो गया। और ये जो इंजन स्टार्ट को जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास हो गया हिडन डिटेल्स। अब सिंपल चलते हैं मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड में जाके आप क्या करेंगे, कार डॉट सी, इस कार का जो है यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सी के ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, इस स्टार्ट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। जब ये इस फंक्शन को कॉल करेगा तो फंक्शन के अंदर जाते ही सबसे पहले क्या होगा, इंजन स्टार्ट का फंक्शन कॉल होगा। सबसे पहले क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ये कॉल होने के बाद क्या हो जाएगी, कार स्टार्ट हो जाएगी। जब इंजन स्टार्ट होगा तब हम ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे यूजर के सामने कि कार स्टार्टेड। तो यूजर को सिर्फ यहाँ पे वो चीज दिखाई जा रही है जो यूजर को जरूरत है। यूजर ने अगर कार स्टार्ट करना है तो उसको इंजन से काम नहीं है ना, वो सिंपल बटन प्रेस करेगा, उसकी कार जो है स्टार्ट हो जाएगी। वो हमें ये नहीं बताएगा लाइक से क्या पहले इंजन स्टार्ट करो फिर जो है कार स्टार्ट करो, नहीं, कार फिर स्टार्ट होगी। सबसे पहले क्या होगा, इंजन स्टार्ट होगा, लेकिन वो यूजर के सामने नहीं आएगा। यहाँ पे आप सिंपल से ये भी नहीं कर सकते कि आप सी डॉट इंजन, ये जो हमारे पास इंजन स्टार्ट का फंक्शन है, इसको आप सिंपल ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आपने क्या करना होगा, उसको सिंपली फंक्शन के थ्रू एक्सेस करने जो हमारे पास गेटर्स एंड सेटर्स के फंक्शन होते हैं। तो इस एब्स्ट्रैक्शन कोड से हमने ये समझा कि आप क्या कर सकते हैं, कुछ फंक्शंस को हाइड कर सकते हैं और बाकी जो फंक्शंस हैं जिनकी नीड है उनको आप यूजर को दिखा सकते हैं। सो व्यूअर्स, अब हमने सेम कोड जो है VS कोड के अंदर लिखा है, इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि हमारे पास क्या जो है प्रिंट होता है। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में देख रहे हैं हमने क्या किया, एक कार के नाम से क्लास बनाई है, क्लास कार। उसके अंदर पब्लिक के लिए हमने एक फंक्शन बनाया है वाइट स्टार्ट के नाम से, जिसके अंदर हमने इंजन स्टार्ट के फंक्शन को कॉल किया, जो कि क्या हमारे पास हिडन डिटेल्स है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, कार स्टार्टेड का मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। उसके नीचे हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लिखा है और उसमें हमने एक फंक्शन जो है लिखा है इंजन स्टार्ट के नाम से। ये वो फंक्शन है जो हम यूजर को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि यूजर के इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। यूजर ने क्या करना है, बस कार स्टार्ट का मैसेज उसको चाहिए, जो हम उसको सामने प्रिंट करके दे देंगे। ये वाला मैसेज भी प्रिंट होगा, लेकिन ये जो फंक्शन हमारे पास है वो हिडन। नेक्स्ट हमने क्या किया, मेन मेथड के अंदर हमने अपना कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और सी से जो है उसी ऑब्जेक्ट से जो है हमने क्या किया, स्टार्ट के फंक्शन को कॉल किया। अब जब यहाँ से हम इस स्टार्ट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, वाइट स्टार्ट वाले को, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, इस इंजन स्टार्ट के मेथड को कॉल करेगा और मेथड को कॉल करते ही उसके अंदर इंजन स्टार्टेड का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कार स्टार्टेड का मैसेज यहाँ पे ये प्रिंट करके दे देगा। अब इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। आउटपुट हमारे पास आना चाहिए कि पहले होगा इंजन स्टार्टेड देन कार स्टार्टेड। तो पहले हमारे पास प्रिंट हुआ इंजन स्टार्टेड और नेक्स्ट आया कार स्टार्टेड। लेकिन यूजर ने यहाँ पे क्या किया, यूजर ने सिर्फ क्या किया, स्टार्ट वाले फंक्शन को कॉल किया, यूजर ने इंजन स्टार्टेड के फंक्शन को कॉल नहीं किया। अब यूजर के यहाँ पे सिंपलिसिटी क्या थी, यूजर ने बस क्या किया, एक फंक्शन को कॉल किया, लेकिन बाकी जो हिडन काम था वो सारा का सारा हमने हिडन ही करवाया, उसका यूजर से कोई काम नहीं था। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोग को एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ चुकी है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।